आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया का यूनिट 5 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इसकी 4 यूनिट पढ़ी हैं जिनको हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है और एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा है ताकि आप पेपर में 100% स्कोर कर पाएँ। इसी प्रकार यदि आप यूनिट 5 हमारे यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं तो यूनिट 5 से आने वाला एक भी क्वेश्चन आप पेपर में मिस नहीं करेंगे और 100% स्कोर कर पाएंगे। तो यूनिट 5 में हमें टोटल 3 पार्ट पढ़ने हैं। तीनों पार्ट हम एग्जाम ओरिएंटेड है और आपका पेपर यहीं से देखने को मिलने वाला है। तो यूनिट 5 में पार्ट 3 जो हमें पढ़ने उनमें से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। तो हर्षवर्धन एवं राजपूत राज्य हम यूनिट 5 में मुख्य रूप से पढ़ना है, जिसमें हम पार्ट 1 पर हर्षवर्धन का साम्राज्य पढ़ेंगे। हर्षवर्धन का जीवन कैसा था, उसका प्रशासन, उसकी उपलब्धियां कैसी थी, उसकी संस्कृति कैसी थी, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सब हम पार्ट 1 पर देखेंगे हर्षवर्धन का पूरा साम्राज्य। फिर देखेंगे हम पार्ट 2 पर राजपूत राज्यों का उदय, कौन कौन से राजपूत राज्यों का उदय हुआ, किन किन राजपूत राज्य ने शासन किया, ये सब हम पार्ट 2 पर देखेंगे। और पार्ट 3 पर राजपूत राज्य की संस्कृति एवं प्रशासन, कला, स्थापत्य और प्रशासन एवं शासन व्यवस्था के बारे में पार्ट 3 पर देखेंगे। हर्षवर्धन की प्रशासन एवं शासन व्यवस्था हम यहीं पर देखेंगे पार्ट 1 पर ही कंप्लीट, यानी पूरा हर्षवर्धन पार्ट 1 पर ही हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, 100% स्कोर जरूर करेंगे। सबसे पहले भूमिका देखिए, इसका थोड़ा सा परिचय देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का हमने पतन देखा था यूनिट 4 के पार्ट 3 पर। गुप्त साम्राज्य का हमने पतन कर लिया। इसके बाद 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में कोई भी मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई थी। अनेक छोटे छोटे राज्य और क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का उदय हुआ। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के बड़े भाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया और लगभग 4 दशकों तक शासन किया है। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था, याद रखना ये। और वर्धन वंश में एक ही मुख्य रूप से शासक था, हर्षवर्धन, जिसने पूरे उत्तर भारत पर अपना शासन संगठित किया था। इसलिए सिर्फ हमें हर्षवर्धन के बारे में ही पढ़ना है और हमारे सिलेबस में सिर्फ हर्षवर्धन ही है। हर्षवर्धन केवल विजेता ही नहीं बल्कि कुशल शासक, धार्मिक सहिष्णु, शिक्षा साहित्य का संरक्षक और दानशील शासक भी था। तो हर्षवर्धन कैसा शासक था? एक कुशल शासक था, धार्मिक सहिष्णु था, शिक्षा साहित्य का संरक्षक और दानशील शासक था। क्यों था ये सब हम आगे देखेंगे। ये किस प्रकार कुशल था, किस प्रकार धार्मिक सहिष्णु था, शिक्षा साहित्य का इसने किस प्रकार संरक्षण किया और इसको दानशील शासक क्यों कहा जाता है, ये सब आगे अभी हम देखेंगे। हर्ष का साम्राज्य गुप्त साम्राज्य जितना व्यापक और केंद्रीकृत नहीं था, फिर भी गुप्तों के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने वाला प्रमुख शासक हर्षवर्धन ही था। गुप्त साम्राज्य के बाद राजनीतिक स्थिति को थोड़ा देखते हैं और हर्षवर्धन को यहीं से कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक एकता कमजोर हो गई, ये हमने पढ़ा था। होड़ आक्रमणों, आंतरिक कमजोरी और प्रांतीय शक्तियों के बढ़ते प्रभाव से गुप्त की केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी थी। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत अनेक क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित हो गया। इस समय मौखरी, पुष्पभूति, गौड़, मालव आदि शक्तियां महत्वपूर्ण थीं। गुप्त शासक और गुप्त शासन समाप्त होने के बाद कन्नौज पर मौखरिया का प्रभाव था और थानेश्वर में पुष्पभूति अथवा वर्धन वंश शक्ति प्राप्त कर रहा था। यही थानेश्वर का वर्धन वंश आगे चलकर किसको देता है? हर्षवर्धन को जन्म देता है और वह उत्तर भारत पर राजनीतिक स्थिरता लाता है। बंगाल में शशांक एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा और इसका हर्षवर्धन से युद्ध भी होता है, वो भी आगे चलकर हम देखेंगे। इन राज्यों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष चल रहा था। इसी राजनीतिक वातावरण में थानेश्वर के पुष्पभूति वंश का हर्षवर्धन आगे आया और उसने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाई थी। हर्षवर्धन का परिचय एवं पुष्पभूति वंश क्या था या वर्धन वंश क्या था, इसको भी थोड़ा देखते हैं। हर्षवर्धन का संबंध पुष्पभूति अथवा वर्धन वंश से था। पुष्पभूति कौन था? तो याद रखना, वर्धन वंश का जो संस्थापक था वह पुष्पभूति था और इसी के नाम पर इस वंश का नाम पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश पड़ा था। वर्धन वंश का प्रारंभिक केंद्र थानेश्वर था जो वर्तमान हरियाणा क्षेत्र में स्थित है। याद रखना, हर्षवर्धन का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? तो थानेश्वर में था जो कि हरियाणा क्षेत्र में स्थित है। यह मुख्य रूप से हर्षवर्धन का नहीं था, केवल वर्धन वंश का प्रारंभिक क्षेत्र था। हर्षवर्धन दूसरी जगह से शासन करता है, वो देखेंगे। हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और यह वर्धन वंश का एक शक्तिशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर की शक्ति बढ़ाई और होड़ों तथा अन्य शत्रुओं से संघर्ष किया। और प्रभाकर वर्धन के ही 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। याद रखना, प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी राज्यश्री,
जिसका महत्वपूर्ण योगदान है हर्षवर्धन के शासन में। हर्षवर्धन ने स्वयं शासन नहीं किया था, इसकी बहन राजश्री ने ही शासन किया था, हर्षवर्धन केवल उसका संरक्षक था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। आगे देखिए दिया हुआ है, राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन से हुआ था। इस विवाह से थानेश्वर और कन्नौज के राजनीतिक संबंध मजबूत हुए। जब राजश्री का विवाह कन्नौज से हो गया तो थानेश्वर और कन्नौज के राजनीतिक संबंध यहाँ क्या हो गए, मजबूत हो गए। अब देखिए हर्षवर्धन का सिंहासनारोहण हुआ तो हुआ कैसे, ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हुई उसके बाद राजवर्धन ने शासन संभाला, जो कि हर्षवर्धन का भाई था। इसी समय मालवा के शासक द्वारा कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई। ग्रहवर्मन कौन था, तो राज्यश्री का पति ग्रहवर्मन था, जिसकी शादी हुई थी कन्नौज में, याद रखना। तो यहाँ पर ग्रहवर्मन की मृत्यु कर दी हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा कर दी जाती है, तो मालवा के शासक द्वारा कर दी जाती है, और हर्षवर्धन की बहन राजश्री को यहाँ से बंदी बना लिया जाता है, और यहीं पर ऐतिहासिक मोड़ शुरू होता है। राज्यवर्धन अपनी बहन की रक्षा और ग्रहवर्मन की मृत्यु का बदला लेने के लिए सेना लेकर आगे बढ़ा। इसी दौरान बंगाल के शासक शशांक से संघर्ष में राजवर्धन की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना, राजवर्धन किस लिए गया था, तो अपनी बहन की रक्षा और ग्रहवर्मन की मृत्यु का बदला लेने के लिए सेना लेकर गया था बंगाल, और मतलब बंगाल नहीं गया था, ये कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन की हत्या। हर्षवर्धन का सिंहासन रोहण। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन ने शासन संभाला। तो प्रभाकर वर्धन जो कि पिता था इनका, इसकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन ने शासन संभाला। इसी समय मालवा के शासक या मालव के शासक द्वारा कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया। राज्यश्री कौन थी, तो हर्षवर्धन की बहन थी, और हर्षवर्धन का पति ग्रहवर्मन था, इसकी हत्या कर दी गई। इसी का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन निकला और अपनी बहन की रक्षा और ग्रहवर्मन की मृत्यु का बदला लेने के लिए सेना लेकर बढ़ा। इसी दौरान बंगाल के शासक शशांक से संघर्ष में राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। तो राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी, शशांक ने कर दी थी, याद रखना। ये देखिए इसमें क्योंकि बार बार थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करने वाला है ये टॉपिक, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। जब राजवर्धन की मृत्यु हुई उसके बाद हर्षवर्धन ने राजश्री की खोज की। अब यहाँ पर राजवर्धन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी हर्षवर्धन के भाई की। इसके बाद हर्षवर्धन छोटा था, लेकिन इसने अपनी सूझबूझ से अपनी राजश्री की खोज प्रारंभ की, और परंपरा के अनुसार राजश्री विंध्य क्षेत्र की ओर चली गई थी और आत्मदेह का प्रयास कर रही थी। लेकिन हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु था जो कि दिवाकर मित्र जिनका नाम था, इसकी सहायता से राजश्री को बचा लिया था अथवा ढूंढ लिया था। अब आगे देखिए दिया हुआ, इन परिस्थितियों ने हर्ष ने लगभग 606 और 607 ईस्वी के आसपास सत्ता संभाली। एक बात और बता दूं, हर्षवर्धन के शासनकाल की एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं मिली, इतिहासकारों को, मतलब इसके जो साक्ष्य होते हैं वो नहीं मिले हैं। तो लगभग डेट यहाँ पे मिली है इतिहासकारों को, तो लगभग 606 ईस्वी से 607 ईस्वी के आसपास सत्ता संभाली हर्षवर्धन में। प्रारंभ में उसका उद्देश्य अपने परिवार और राज्य की रक्षा करना था, लेकिन बाद में उसने उत्तर भारत में व्यापक राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया है। हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, ये देखते हैं। हर्षवर्धन का राजनीतिक जीवन उत्तर भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने से जुड़ा था। सबसे पहले शशांक से संघर्ष होता है, जो ये वही शशांक है जो बंगाल का शासक था और हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी। तो यह शशांक से संघर्ष होता है हर्षवर्धन का। तो हर्ष का प्रमुख प्रतिद्वंदी गौड़ यानी बंगाल का शासक शशांक था। शशांक बंगाल की शक्तिशाली शक्ति था। दोनों के बीच लंबे समय तक संघर्ष रहा। हर्ष तत्काल पूरे बंगाल को अपने अधीन नहीं कर सका, लेकिन शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में हर्षवर्धन का प्रभाव कुछ हद तक बढ़ गया, लेकिन इसे पूरे बंगाल पर स्थायी प्रत्यक्ष शासन नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, बंगाल पर स्थायी प्रत्यक्ष शासन नहीं हो पाया था हर्षवर्धन का, बस कुछ जो जगह थी बंगाल का कुछ क्षेत्र था उस पर प्रभाव बढ़ चुका था हर्षवर्धन का। फिर देखिए कन्नौज का महत्व। कन्नौज वही जगह है जहाँ राजश्री का विवाह हुआ था। तो कन्नौज हर्ष के राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। राज्यश्री का मौखरी वंश से संबंध और कन्नौज की राजनीतिक महत्व इसके प्रमुख कारण थे। क्या हुआ, जब कन्नौज की बात है, राजश्री के पति की ग्रहवर्मन की हत्या हो गई तो कन्नौज पर कोई शासक नहीं बचा और इसको वहाँ का शासन भी संभालना था और अपने पिता का शासन भी संभालना था। इसलिए कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया और महत्वपूर्ण केंद्र भी बनाया
ताकि वहाँ से पूरे भारत पर ये शासन कर सके, यानी जहाँ जहाँ पे इसका शासन फैला हुआ था। और कन्नौज का राजनीतिक महत्व इसी कारण से बढ़ गया। कन्नौज पर अधिकार के बाद हर्ष की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी तथा यह उत्तर भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र भी बन गया था कन्नौज, याद रखना। उत्तर भारत में हर्ष का प्रभाव कहाँ से कहाँ तक था ये देखते हैं। तो हर्ष का प्रभाव पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र और उत्तर भारत के कई भागों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित था। बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी प्रभाव दिखाई देता था हर्षवर्धन का। नेपाल तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी उसके संबंध बताए जाते हैं हर्षवर्धन के। आगे देखिए, हालांकि उसके सभी क्षेत्रों पर समान प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। कुछ क्षेत्र प्रत्यक्ष शासन में थे, जबकि कई शासक सामंत या मित्र शासक के रूप में उसके अधीनता स्वीकार करते थे हर्षवर्धन की। दक्षिण की ओर भी एक अभियान चलाया था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय को हराने के लिए चलाया था हर्षवर्धन ने, और इसमें हर्षवर्धन हार गया था। तो देखिए, यहाँ से देखते हैं, हर्ष ने दक्षिण की ओर भी विस्तार का प्रयास किया। उसका सामना दक्कन के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हुआ है, जो कि हमारे टॉपिक में नहीं है या हमारे सिलेबस में नहीं है। ये दक्षिण भारत का इतिहास है, जो कि आपके किसी और सेमेस्टर में आएगा। लगभग 618 से 619 ईस्वी में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच संघर्ष हुआ। एहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया था। इसके बाद हर्ष की दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी के आसपास ही रुक गई थी। इससे स्पष्ट है कि हर्ष पूरे भारत का शासक नहीं था और उसका प्रमुख राजनीतिक प्रभाव उत्तर भारत तक ही सीमित था, अर्थात इसका गुप्त शासकों की तरह प्रभाव पूरे भारत में नहीं था, लेकिन इसने एक ऐतिहासिक राजनीतिक प्रभाव बनाया, इसलिए यहाँ पे हर्षवर्धन महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए, हर्ष के साम्राज्य की वास्तविक सीमा पर हर्ष के प्रत्यक्ष शासन और राजनीतिक प्रभाव में अंतर था। उसका मुख्य प्रभाव उत्तर भारत के ही बड़े भाग में था, जबकि कई दूरस्थ राज्य जो थे उनके सामंत थे, अधीनस्थ थे या सहयोगी संबंधों में होते थे। अतः हर्ष को पूरे भारत का केंद्रीकृत शासक मानने के बजाय उत्तर भारत में व्यापक राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने वाला शासक मानना अधिक उचित माना गया है। आगे देखिए, हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी वो देखते हैं। हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था पर गुप्तकालीन परंपराओं का प्रभाव था, लेकिन इस समय स्थानीय या सामंत शक्तियों का महत्व भी बढ़ चुका था। राजा प्रशासन का सर्वोच्च केंद्र था। सेना, न्याय, राजस्व तथा विदेशी नीति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय राजा ही लेता था। यानी यहाँ पे भी हर्षवर्धन के समय भी केंद्रीकृत शासन था, लेकिन गुप्त काल जितना केंद्रीकृत भी नहीं था। अब केंद्रीय प्रशासन देखते हैं कैसा था। केंद्रीय प्रशासन, राजा को मंत्रियों और उच्च अधिकारियों की सहायता प्राप्त होती थी। हर्ष स्वयं प्रशासनिक कार्यों में रुचि लेता था और अपने राज्य का निरीक्षण भी स्वयं राजा यानी हर्षवर्धन ही करता था। आगे देखिए, प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन कैसा था हर्षवर्धन का। राज्य विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। ग्राम प्रशासन महत्वपूर्ण था और स्थानीय अधिकारियों तथा सामंतों की भूमिका भी यहाँ पे बढ़ गई थी। इसलिए हर्ष का प्रशासन पूर्णतः केंद्रीकृत न होकर स्थानीय शक्तियों के सहयोग पर निर्भर करता था, याद रखना ये। अब देखिए, मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछ सकता है, आप कर पाएंगे। पूछ लिया जाएगा हर्षवर्धन का चरित्र की वर्णन कीजिए या हर्षवर्धन का मूल्यांकन कीजिए। तो हर्षवर्धन किस प्रकार का शासक था, आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा और आप खुद से कर पाएंगे। देखिए, हर्ष के पास बड़ी सेना थी, यानी हर्षवर्धन के पास बड़ी सेना थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार और हाथी प्रमुख थे। सामंत और अधीनस्थ शासकों से भी सैन्य सहायता प्राप्त होती थी हर्षवर्धन को। राजस्व और कर व्यवस्था को भी देखते हैं। देखिए, उस समय कर का मुख्य आधार हमेशा कृषि ही होता था। प्राचीन भारत में कोई भी राजा हो तो कृषि राज्य की आय का मुख्य आधार था। भूमि कर राजस्व का प्रमुख स्रोत था। याद रखना, ह्वेनसांग के विवरण में विभिन्न करों और आयों के स्रोतों का संकेत मिलता है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, याद रखना। इसके बारे में हम आगे देखेंगे ह्वेनसांग के बारे में और इसका क्या महत्व रहा है भारत के इतिहास में। भूमि अनुदान की परंपरा भी बड़ी। ब्राह्मण, धार्मिक संस्थाओं और अधिकारियों को भूमि दान दी जाती थी, जिससे स्थानीय शक्तियां और मजबूत हो गई थी। आगे देखिए, न्याय व्यवस्था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था थी। ह्वेनसांग ने कुछ मामलों में कठोर दंडों का भी उल्लेख किया है। हर्षकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था को देखते हैं। तो हर्षकालीन समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था का प्रभाव बना हुआ था। ब्राह्मणों को सामाजिक सम्मान प्राप्त था और विभिन्न व्यवसायों से जुड़े समुदायों की अपनी सामाजिक स्थिति होती थी। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी हर्षवर्धन के काल में, वो भी देखते हैं। स्त्रियों की स्थिति यहाँ पे एक समान नहीं थी। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति
बिल्कुल बेहद कमज़ोर हो गई थी, यानी उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन हर्षवर्धन के शासनकाल में सभी स्त्रियों की स्थिति एक समान नहीं थी। राज परिवार की स्त्रियां राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रभावशाली हो सकती थीं, जिसका एक अच्छा उदाहरण राज्यश्री ही है, जो कि हर्षवर्धन की बहन थी। सामान्य समाज में स्त्रियों की स्थिति सामाजिक परंपराओं से प्रभावित थी और कुछ क्षेत्रों में कठोर प्रथाएं भी मौजूद थीं, जो कि गुप्त काल में भी मौजूद थीं। आगे देखिए, शिक्षा का मुख्य केंद्र यहाँ पे नालंदा था हर्षवर्धन के समय। यहाँ बौद्ध दर्शन के साथ साथ व्याकरण, तर्क, दर्शन आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे और यहाँ पे देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने भी आते थे। यानी उस समय के भारत में भी विदेशी विद्यार्थी भारत में पढ़ने आते थे। ये नहीं कि भारत के लोगों को बाहर भेज दिए पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं है। कृषि और अर्थव्यवस्था देखिए, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। गांव आर्थिक जीवन की मूल इकाई होती थी। व्यापार और वाणिज्य भी महत्वपूर्ण थे। नगरों में विभिन्न शिल्प और व्यवसाय भी विकसित थे तथा आंतरिक एवं दूरस्थ क्षेत्रों में व्यापारिक संपर्क बना हुआ था। हुएनसांग ने भारत की कृषि और विभिन्न उत्पादों का उल्लेख भी किया हुआ है। आगे देखिए, हर्ष की धार्मिक नीति कैसी थी? तो हर्ष की धार्मिक नीति सहिष्णुता पर आधारित थी। याद रखना, हर्ष के धार्मिक जीवन में समय के साथ परिवर्तन हुआ है। प्रारंभ में उसका संबंध शैव और सूर्य उपासना से था, लेकिन बाद में उसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। यानी हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की ओर बाद में झुक गए थे और विशेषकर महायान बौद्ध धर्म की शाखा को इन्होंने माना था, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म महायान और हीनयान दो शाखा में बढ़ चुका था। हम जब यूनिट 7 में पढ़ेंगे उस चीज को हम देखेंगे। हर्ष ने बौद्ध धर्म, बौद्ध विद्वानों और संस्थाओं को संरक्षण भी दिया हुआ था। फिर भी उसने ब्राह्मण धर्म का विरोध नहीं किया। वह ब्राह्मणों को भी दान देता था और विभिन्न धार्मिक परंपराओं का सम्मान करता था। इसलिए हर्षवर्धन को दानी नेता भी कहा जाता है या दानी शासक भी कहा जाता है। इसलिए हर्ष की धार्मिक नीति को धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी माना गया है। उसके शासन में शैव, वैष्णव, सूर्य और बौद्ध परंपराएं साथ साथ विद्यमान थी। यानी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता थी हर्षवर्धन में। कन्नौज एवं प्रयाग की सभाएं थी, जो कि धार्मिक संस्कृति की ही एक घटना है। याद रखना, कन्नौज और प्रयाग की सभा। तो कन्नौज सभा क्या थी, ये देखते हैं। कन्नौज और प्रयाग सभा में, कन्नौज सभा, हर्ष ने कन्नौज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के विचारों का प्रसार करना था। इसमें हुएनसांग जो प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित था तथा विभिन्न धार्मिक परंपराओं के विद्वान ने भी भाग लिया था। अर्थात यहाँ पे सिर्फ बौद्ध धर्म के विचारक या धार्मिक परंपराओं के विद्वानों ने भाग नहीं लिया, बल्कि विभिन्न धार्मिक परंपराओं के विद्वानों ने यहाँ पे भाग लिया था। यानी सभी धर्म, जो भी जैन, बौद्ध और हिंदू, शैव, वैष्णव, इन सभी धर्मों के विद्वानों ने यहाँ पे भाग लिया था। दूसरी सभा थी जिसका नाम था प्रयाग सभा। प्रयाग में हर्ष द्वारा आयोजित सभा मुख्यतः धार्मिक आयोजन और दान से संबंधित है। परंपरा के अनुसार हर्षवर्धन लगभग 5 वर्ष के अंतराल पर एक विशाल दान करता था। विभिन्न धार्मिक समुदायों और जरूरतमंदों को दान दिया जाता था। यहाँ पे हर्षकालीन शिक्षा, साहित्य एवं संस्कृति कैसी थी वो भी देखते हैं। हर्ष के समय शिक्षा और साहित्य को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, अर्थात राजा का संरक्षण प्राप्त था। नालंदा इस काल का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहाँ भारत के साथ साथ अन्य देशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे और विद्वान भी यहाँ पे पढ़ने आते थे भारत देश में। हर्ष के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम बाणभट्ट है, आपने नाम सुना भी होगा। बाणभट्ट ने हर्ष के जीवन और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन करने वाले हर्षचरित की रचना भी की है। तो हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने की। हर्षचरित में क्या है? तो हर्षवर्धन का जीवन और हर्षवर्धन के समय की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन देखने को मिलता है। हर्ष स्वयं एक संस्कृत साहित्य में रुचि रखता था और इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद प्रमुख हैं। रत्नावली में क्या देखने को मिलता है? प्रेम और दरबार से संबंधित नाटक देखने को मिलते हैं। प्रियदर्शिका में प्रेम कथा पर आधारित नाटक है जो, और नागानंद बौद्ध आदर्श और करुणा से प्रभावित नाटक हैं। याद रखना, ये हर्ष द्वारा लिखित यह रचनाएं हैं। याद रखना, हर्ष साहित्य और संस्कृति का भी संरक्षक था। आगे देखिए दिया हुआ है हर्षकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत। अब मैंने इतना सारा हर्षवर्धन का इतिहास बता दिया है, उस इतिहास को लिखने के लिए जो स्रोतों का प्रयोग किया गया है उस स्रोत के बारे में जानते हैं। हर्ष के इतिहास की जानकारी विभिन्न साहित्यिक स्रोतों, विदेशी और पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। जो इसके समय का सबसे प्रमुख स्रोत है वह हर्षचरित है और हुएनसांग की पुस्तक या फाक्यू की नाम से प्रसिद्ध है वह थी। तो हुएनसांग का विवरण और हर्षचरित प्रसिद्ध है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित हर्ष के जीवन का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है।
इसमें उसके परिवार, प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन यह राज दरबारी रचना थी, इसलिए इसमें हर्ष की प्रशंसा अधिक है। अब देखिए, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी और वह हर्षवर्धन के दरबार का ही कवि था। तो जब कोई अपना होगा तो वह अपनों के बारे में थोड़ी सी प्रशंसा अधिक करेगा। इसी कारण इतिहासकार इसे हर्ष की प्रशंसा अधिक है ये मानते हुए इसका सीमित उपयोग ही करते हैं इतिहास को लिखने के लिए। दूसरा आता है ह्वेन का विवरण, जो कि चीनी यात्री ह्वेन ने लिखा था। हर्ष के शासनकाल में यह भारत की यात्रा के लिए आया था। इसने भारतीय समाज, धर्म, शिक्षा और प्रशासन और हर्ष के शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। फिर आता अभिलेख एवं ताम्रपत्र, बांसखेड़ा और मधुबन, इन दोनों ताम्रपत्र के नाम याद रखना। ये हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें प्रशासन, राज की उपाधियां, भूमि अनुदान और अधिकारियों के संबंध में जानकारी मिलती है। फिर देखिए, सिक्कों से भी जानकारी मिलती है। सिक्कों से आर्थिक जीवन और राजकीय प्रतीकों की जानकारी देता है, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम थी गुप्त शासकों की तुलना में। अब ह्वेन और हर्ष का थोड़ा सा संबंध देख लेते हैं, क्या था इन दोनों का संबंध आपस में। ह्वेन चीन का प्रसिद्ध बौद्ध यात्री था। बौद्ध धर्म के अध्ययन, ग्रंथों की प्राप्ति और भारतीय शिक्षा केंद्रों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ह्वेन भारत आया था। तो याद रखना, ह्वेन कहाँ का था, तो चीन का प्रसिद्ध बौद्ध यात्री था। हर्ष ने ह्वेन का सम्मान और संरक्षण किया। ह्वेन ने हर्ष के दरबार, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, नगरों और सामाजिक जीवन का वर्णन भी किया है। इसने हर्ष को परिश्रमी और प्रजा हितैषी शासक बताया है तथा नालंदा और अन्य शिक्षा केंद्रों की भी जानकारी दी है। लेकिन इतिहासकार फिर यहाँ पे कहते हैं ह्वेन बौद्ध यात्री था और हर्ष के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक था, इसलिए उसके विवरण में कुछ अतिशयोक्ति की संभावना भी बनी रहती है। मतलब अतिशयोक्ति मतलब कि उसके बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना उसकी प्रशंसा के लिए। फिर भी 7वीं शताब्दी के भारत के अध्ययन के लिए ह्वेन का विवरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हर्ष की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फिर से भारत एक राजनीतिक विखंडन की स्थिति में आ जाता है। हर्ष की मृत्यु लगभग 647 ईस्वी के आसपास हुई थी और इसके बाद इसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी भी नहीं है, अर्थात जिसका हमें साक्ष्य मिलता हो कि इसका कोई उत्तराधिकारी था, ऐसा साक्ष्य भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसके द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी। उत्तर भारत में पुनः राजनीतिक विखंडन बढ़ा और अनेक क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी। अतः स्पष्ट है कि हर्ष का साम्राज्य काफी हद तक उसके व्यक्तिगत नेतृत्व और राजनीतिक प्रभाव पर निर्भर था। यानी हर्षवर्धन का पूरा साम्राज्य उसके व्यक्तिगत नेतृत्व पर ही आधारित था और इसके बाद उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है। इस शासन यानी वर्धन वंश का अंत यहाँ से खत्म हो जाता है और वर्धन वंश के बारे में कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं है कि इसका शासन कब से कब तक रहा, कितना रहा, कैसा रहा, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जितनी जानकारी है वो मैंने आपको इतिहास पे पढ़ा दी है और आपका पेपर यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं जाता है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा और PDF आपको पेड मिलेगा, फ्री में PDF नहीं है। तो फ्री के लिए मैसेज ना करें ताकि हम भी परेशान ना हो और आप भी परेशान ना हो। बहुत मामूली सी फीस में मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।